आमतौर पे जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। बिल्कुल। मतलब बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह, जैसे किसी की बांह टूट गई हो तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद हड्डी साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस एक्सरे फिल्म की तरफ इशारा करके कह देता है कि देखिए समस्या यहाँ है। राइट, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। एग्जैक्टली, हड्डी या तो टूटी है या नहीं टूटी है, सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है। इंसानी फितरत है कि दिमाग चीजों को स्पष्ट रूप से देखना और उन्हें अलग अलग खानों में बांटना पसंद करता है। लेकिन फिर जब बात प्यार जैसे विषय की आती है तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हाँ, वो मशीन वहां फेल हो जाती है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कोई पूरी तरह से धुंधले पानी में उतर गया हो। और इस धुंधलेपन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि सदियों तक विज्ञान ने जानबूझकर इस विषय से दूरी बनाए रखी। अच्छा? हाँ, मतलब 1970 के दशक से पहले विज्ञान के गलियारों में प्यार जैसे विषय को छूने की हिम्मत तक नहीं की जाती थी। इसे पूरी तरह से कवियों, दार्शनिकों और साहित्यकारों के लिए छोड़ दिया गया था। अरे वाह मतलब साइंस ने हाथ खड़े कर दिए थे। एक तरह से हाँ, वैज्ञानिकों का मानना था कि ये एक रहस्यमयी भावना है जिसे मापा या परखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आइए आज इस विषय का गहरा विश्लेषण करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास इसे मापने का पूरा डेटा मौजूद है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे पास शोध और लेखों का एक बहुत ही दिलचस्प बंडल है, जिसमें मुख्य रूप से बेवरली फेयर का शोध एवरीडे कंसेप्शंस ऑफ लव शामिल है। बहुत ही बेहतरीन स्टडी है ये। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यह है कि हम इन अकादमिक पन्नों को डिकोड करें और ये समझें कि जब कोई इंसान कहता है मैं प्यार में हूं, तो उस वक्त उसका दिमाग असल में क्या प्रोसेस कर रहा होता है। ये सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक पूरा ढांचा है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि प्यार को एक ही डिब्बे या एक ही परिभाषा में सीमित नहीं किया जा सकता। ज्ञान प्राप्त करने और इंसानी व्यवहार को समझने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मनोवैज्ञानिक ढांचा हमारे दिमाग में अमल कैसे काम करता है। राइट। शुरुआती दौर में जब मनोवैज्ञानिकों ने इस पर काम करना शुरू किया तो उन्होंने इसे अलग अलग श्रेणियों में बांटने की कोशिश की। स्टर्नबर्ग नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने बहुत ही मशहूर त्रिकोण मॉडल दिया था। हाँ, वो ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। उनके अनुसार प्यार 3 चीजों से मिलकर बनता है: पैशन यानी जुनून, इंटीमेसी यानी करीबी या अपनापन, और कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता। और शायद इसीलिए जॉन ली जैसे समाजशास्त्रियों ने भी लव स्टाइल्स के अपने मॉडल दिए, जिसमें उन्होंने प्यार के 6 प्रकार बताए थे। इरोस और स्टोर्स वाले। एग्जैक्टली। जैसे इरोस, जिसका मतलब है बहुत ही रोमांटिक और पैशनेट प्यार। स्टोर्ज यानी ऐसी भावना जो गहरी दोस्ती पर आधारित हो। और अगापे, जो पूरी तरह से निस्वार्थ और परोपकारी होता है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक उलझन पैदा होती है। मैं सोच रही थी कि इतने सारे मॉडल और इतने सारे प्रकार हैं, तो क्या आम इंसान का दिमाग सच में इतने जटिल तरीके से काम करता है? मतलब क्या कोई आम इंसान रिश्ते में आते वक्त इन श्रेणियों के बारे में बैठकर सोचता है? यही तो कैच है। बेवरली फेयर का शोध बिल्कुल इसी सवाल पर केंद्रित था। विशेषज्ञों की परिभाषाएं एक तरफ थीं, लेकिन फेयर ये जानना चाहती थीं कि आम इंसान का दिमाग इसे कैसे देखता है। अच्छा। इसे समझने के लिए हमें मानव मस्तिष्क की एक बहुत ही बुनियादी फितरत को समझना होगा। हमारा दिमाग मूल रूप से बहुत आलसी होता है। आलसी मतलब शॉर्टकट्स ढूंढता है। बिल्कुल। वो किसी भी चीज की किताबी परिभाषा याद रखने के बजाय शॉर्टकट इस्तेमाल करता है। मनोविज्ञान में इसे एलेनोर रोश की प्रोटोटाइप थ्योरी कहा जाता है। हाँ, ये प्रोटोटाइप थ्योरी असल में काम कैसे करती है? इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझना बेहतर होगा। श्योर। इसे ऐसे देखा जा सकता है कि दिमाग हर श्रेणी का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण या एक आदर्श छवि तय कर लेता है। मान लीजिए कोई फल शब्द बोलता है। हाँ। फल की वैज्ञानिक परिभाषा ये है कि उसमें बीज होते हैं और वो फूल के अंडाशय से विकसित होता है। लेकिन दिमाग ये परिभाषा याद नहीं करता। राइट। वो सीधे एक तस्वीर बनाता है। बिल्कुल। वो तुरंत सेब की तस्वीर सामने ले आता है। हाँ। सेब फलों की श्रेणी का सबसे मजबूत प्रोटोटाइप है। और बाकी फलों का क्या? वहीं एवोकाडो या टमाटर भी तकनीकी रूप से फल ही हैं, लेकिन वे दिमाग के लिए बहुत कमजोर या परिधीय उदाहरण हैं, मतलब पेरिफेरल हैं। फल सुनते ही एवोकाडो दिमाग में नहीं आता। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो बेवरली फेयर ने यही थ्योरी प्यार के कंसेप्ट पर लागू की। एग्जैक्टली। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि प्यार के मामले में वो सेब क्या है,
यानी आम लोगों के लिए प्यार का सबसे बेहतरीन और मजबूत उदाहरण क्या है? हाँ, और नतीजों ने मनोविज्ञान की दुनिया को हैरान कर दिया। सच में क्या निकला नतीजा? जब आम लोगों से पूछा गया कि उनके लिए प्यार का असली मतलब क्या है, तो उनके दिमाग का सेब या मुख्य प्रोटोटाइप कंपेनियनेट लव निकला। कंपेनियनेट लव मतलब साथी वाला प्यार। हाँ, इस कंपेनियनेट प्यार का सीधा सा मतलब है गहरी दोस्ती, अटूट भरोसा, एक दूसरे की देखभाल, ईमानदारी और सम्मान। मुझे यहाँ रोकना होगा क्योंकि ये बात गले नहीं उतर रही है। क्यों? अगर दोस्ती और भरोसा मुख्य सेब हैं, तो फिर पैशन, जुनून, शारीरिक आकर्षण, इन सब का क्या ये प्यार का हिस्सा नहीं है? देखिए, शोध के मुताबिक पैशनेट लव, जिसमें शारीरिक आकर्षण, धड़कनें तेज होना और जुनून शामिल है, उसे लोगों के दिमाग ने एवोकेडो की तरह माना। ओहो, मतलब वो एवोकाडो है। हाँ, यानी वो प्यार की श्रेणी का हिस्सा जरूर है, लेकिन वो बहुत ही बाहरी या परिधीय हिस्सा है, वो मुख्य केंद्र नहीं है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सोचना बहुत ही अजीब लगता है कि अगर प्यार एक पिज्जा है, तो विज्ञान और इंसान के दिमाग के अनुसार भरोसा, ईमानदारी और देखभाल उसका बेस है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और जो पैशन या आकर्षण है, वो महज ऊपर की टॉपिंग है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया भर का पॉप कल्चर, हमारी फिल्में, हमारी गीत, ये सब सदियों से केवल उस टॉपिंग को ही पूरा पिज्जा बताकर बेच रहे हैं। एग्जैक्टली। फिल्मों और गीतों ने हमेशा उस परिधीय या बाहरी हिस्से को ही केंद्र में रखकर ड्रामा रचा है, क्योंकि वो पर्दे पर आकर्षक लगता है। हाँ, ड्रामा बिकता है। बिल्कुल। लेकिन जब मनोवैज्ञानिकों ने डेटा इकट्ठा किया और लोगों की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक परतों को कुरेदा, तो सामने आया कि इंसान की बुनियादी जरूरत महज सुकून और भरोसे पर टिकी हुई है। लेकिन अगर ये सच है, अगर दुनिया के हर इंसान के दिमाग का बेस या प्रोटोटाइप सिर्फ भरोसा है और सब अंदर से एक ही चीज चाहते हैं, तो फिर असल जिंदगी में तलाक की दर इतनी ज्यादा क्यों है? रिश्ते इतने जटिल क्यों हो जाते हैं? हर किसी का प्यार करने का तरीका और उम्मीदें इतनी अलग क्यों होती हैं? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है, और इस विरोधाभास का जवाब उन कहानियों में छिपा है जो हर इंसान अवचेतन रूप से खुद को सुनाता है। कहानियां? हाँ, स्टर्नबर्ग की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है जिसे लव इज अ स्टोरी कहा जाता है। अच्छा, प्यार एक कहानी है। राइट। बेस भले ही पिज्जा का हो, लेकिन उसे पकाने और परोसने का तरीका हर किसी के दिमाग में अलग होता है। स्टर्नबर्ग का मानना है कि इंसान अपने बचपन, अपने अनुभवों, माता पिता के रिश्ते और समाज से मिली जानकारी के आधार पर प्यार की एक पूरी स्क्रिप्ट गढ़ लेता है। समझ रही हूँ। और उन्होंने ऐसी 26 तरह की अवचेतन कहानियों की पहचान की है। 26 अलग-अलग कहानियां? बाप रे! क्या इसका मतलब यह है कि हर इंसान अपने दिमाग में एक पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर घूम रहा है, जिसके अनुसार वो अपने पार्टनर को जज करता है? कुछ हद तक ऐसा ही है, और इनमें से कुछ कहानियां बहुत आम हैं। जैसे कि? उदाहरण के लिए, यात्रा की कहानी, जहां इंसान को लगता है कि रिश्ता एक लंबा सफर है जिसे मिलकर तय करना है। या फिर बागवानी की कहानी। बागवानी मतलब गार्डनिंग? हाँ, गार्डनिंग, जिसमें यह माना जाता है कि रिश्ते को एक पौधे की तरह रोज पानी देना, सींचना और पोषित करना पड़ता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। ये तो काफी रियलिस्टिक लग रहा है। एक और कहानी लोकतांत्रिक सरकार की है, जहां दोनों पार्टनर बराबर की शक्ति और साझेदारी में यकीन रखते हैं। ये तो बहुत ही सकारात्मक कहानियां लग रही हैं, लेकिन मानव मनोविज्ञान इतना सीधा तो है नहीं। क्या कुछ हानिकारक या अजीब कहानियां भी हैं जिन्हें लोग अनजाने में सच मान बैठते हैं? बिल्कुल, ऐसी कहानियों की भी कोई कमी नहीं है। सबसे कम मानी जाने वाली लेकिन सबसे जटिल कहानियों में से एक हॉरर की कहानी है। हॉरर मतलब डरावनी कहानी? कोई इंसान अपने रोमांटिक रिश्ते में डर या खौफ की कहानी क्यों चाहेगा? ये तो बिल्कुल अतार्किक लगता है। सतह पर यह तार्किक लगता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये मिस एट्रीब्यूशन ऑफ अराउजल का मामला हो सकता है। अच्छा, वो क्या होता है? देखिए, जिन लोगों ने बचपन में बहुत ज्यादा अस्थिरता या आघात झेला होता है, उनका दिमाग अक्सर चिंता और डर को पैशन समझ लेता है। ओह, मतलब वो एंग्जाइटी को प्यार समझ बैठते हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि रिश्ते में तभी मजा है जब एक इंसान दूसरे को डराता है या खुद डरता है, क्योंकि वो उस एड्रेनलिन रश को ही प्यार मान बैठते हैं। इसी तरह एक तानाशाही सरकार की कहानी है, जहां एक पार्टनर दूसरे पर पूरी तरह से हावी होना चाहता है और दूसरा खुशी खुशी दबकर रहना चाहता है। और शायद यही वो जगह है जहां मायर्स और बर्शर्ट के उस शोध का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, जिसमें उन्होंने लव यानी प्यार और इन लव
यानी प्यार में होना के बीच एक स्पष्ट लकीर खींची है। इन दोनों में क्या बुनियादी फर्क है? डेटा दिखाता है कि इन लव होना एक बहुत ही संकीर्ण और छोटी श्रेणी है, जिसमें मुख्य रूप से सिर्फ यौन आकर्षण और जुनून शामिल होता है। ये अक्सर शुरुआत में होता है, जैसे वो हनीमून फेज। एग्जैक्टली। जबकि लव एक बहुत बड़ा, व्यापक और गहरा ढांचा है। प्यार के इस गहरे ढांचे को समझने के लिए मनोविज्ञान में एक आवश्यकतावादी दृष्टिकोण भी है, जिसे एसेंशियलिस्ट अप्रोच कहते हैं। ये आवश्यकतावादी दृष्टिकोण या एसेंशियलिस्ट अप्रोच क्या है? यह अप्रोच प्यार की सभी बाहरी परतों को हटाकर उसके सबसे जरूरी और बुनियादी तत्वों पर केंद्रित होता है। इसके अनुसार हम किसी भी भावना को प्यार कहलाने के लिए केवल एक ही शर्त पूरी करनी होती है। और वो क्या है? दूसरे व्यक्ति की भलाई में निवेश करना। जब इंसान निस्वार्थ भाव से दूसरे की खुशी और विकास में अपना समय और ऊर्जा निवेश करता है, तभी वो इस एसेंशियलिस्ट अप्रोच के पैमाने पर खरा उतरता है। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो ये किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह लगता है। वो कैसे? मान लीजिए कि इंसान के दिमाग में बागवानी वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, जहां वो रिश्ते को धीरे धीरे सींचना चाहता है, और उसका पार्टनर गेम या खेल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर बैठा है, जहां फोकस इस बात पर है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो क्या ये दोनों सिस्टम एक साथ चल सकते हैं या उनका रिश्ता पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है। डेटा ये स्पष्ट रूप से साबित करता है कि जब दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम टकराते हैं तो क्रैश होना तय है। होना ही था। एक रिश्ता तभी सबसे अच्छी तरह से फलता फूलता है जब दोनों लोग एक जैसी कहानी साझा करते हैं, या कम से कम एक दूसरे के सिस्टम को समझते हैं। अक्सर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि प्यार खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों के दिमाग में प्यार की परिभाषाएं और स्क्रिप्ट अलग अलग होती हैं। कहानियों और इन मनोवैज्ञानिक स्क्रिप्ट से एक और बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है जिस पर समाज में हमेशा बहस होती है। मेरा मतलब है जेंडर और कल्चर को लेकर। जेंडर रोल्स। हाँ, एक बहुत बड़ा मिथक है जो हमने हमेशा सुना है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रोमांटिक होती हैं। फेयर के शोध में एक अध्ययन का जिक्र है जहां 64.4% लोगों ने ये माना कि महिलाएं रिश्ते में सबसे पहले आई लव यू बोलती हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो समाज की गहराई में बैठी हुई धारणाओं को दर्शाता है। लेकिन अब जब शोधकर्ताओं ने असली जिंदगी के डेटा को खंगाला तो सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत निकली। विपरीत कैसे? क्या डेटा पॉप कल्चर के इस विचार को चुनौती देता है कि पुरुष कमिटमेंट से भागते हैं और महिलाएं रिश्ते को परिभाषित करने की जल्दी में रहती हैं? पूरी तरह से। वास्तविक डेटा ये बताता है कि 61.2% मामलों में पुरुष सबसे पहले प्यार का इजहार करते हैं। अरे वाह, सच में? हाँ, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में औसतन 42 दिन पहले इस बारे में सोचने लगते हैं। 42 दिन पहले? ये तो उस पूरी धारणा को ही पलट देता है जो हमें फिल्मों और उपन्यासों में दिखाई जाती है। ऐसा क्यों है? मतलब क्या दोनों के दिमाग की बनावट में या प्यार करने के तरीके में कोई बुनियादी फर्क है? इसे समझने के लिए हमें वापस उन लव स्टाइल्स पर जाना होगा जिनकी हमने पहले चर्चा की थी। मनोवैज्ञानिक डेटा के अनुसार पुरुषों का झुकाव ज्यादातर इरोस की तरफ होता है, यानी रोमांटिक और पैशनेट प्यार। अच्छा। वे दृश्य, आकर्षण और जुनून पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरी तरफ महिलाओं का झुकाव स्टोर्ज यानी दोस्ती आधारित प्यार और प्रैग्मैटिक यानी व्यवहारिक प्यार की तरफ ज्यादा होता है। लेकिन महिलाओं का झुकाव इस व्यवहारिक या प्रैग्मैटिक प्यार की तरफ ज्यादा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई सामाजिक या एवोल्यूशनरी कारण है? बिल्कुल, इसके पीछे एवोल्यूशनरी मनोविज्ञान और सामाजिक ढांचा दोनों जिम्मेदार हैं। ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को बच्चों के पालन पोषण और भविष्य की सुरक्षा के बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है। ये तो है। इसलिए उनका दिमाग केवल जुनून के आधार पर फैसले लेने के बजाय एक प्रैग्मैटिक अप्रोच अपनाता है। वे पार्टनर चुनते समय बैकग्राउंड, आर्थिक सुरक्षा और गहरी दोस्ती जैसे व्यावहारिक पहलुओं को ज्यादा अहमियत देती हैं, ताकि एक स्थिर भविष्य सुनिश्चित हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मशहूर विचार सच है कि पुरुष मंगल ग्रह से हैं और महिलाएं शुक्र से? जरूरी नहीं। मतलब अगर पुरुष सिर्फ इरोस या पैशन की तलाश में है और महिलाएं व्यावहारिकता की तलाश में, तो क्या उनके सोचने का तरीका कभी मेल नहीं खा सकता? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। शोधकर्ताओं ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक शानदार प्रयोग किया। बाहर से देखने पर पुरुष इरोस और महिलाएं प्रैग्मैटिक लग सकती हैं, लेकिन जब शोधकर्ताओं ने स्त्री और पुरुष दोनों से ये पूछा कि उनके लिए एक आदर्श रिश्ते में सबसे जरूरी क्या है,
पैशन या दोस्ती। और नतीजे क्या रहे? नतीजों ने साबित कर दिया कि वो अलग अलग ग्रहों से बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, दोनों ने ही अपनी रेटिंग में कंपेनियनेट यानी दोस्ती और भरोसे वाले प्यार को सबसे ऊपर रखा। अरे वाह। यानी चाहे भारी यूरोप से समाज उन्हें अलग अलग तरीके से व्यवहार करना सिखाए, लेकिन अंदर से उनके दिमाग के सबसे गहरे स्तर पर दोनों ही एक सुरक्षित, भरोसेमंद और गहरी दोस्ती वाला साथ चाहते हैं। ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि बुनियादी ढांचा एक ही है। क्या संस्कृतियों और देशों के बीच भी यही समानता देखने को मिलती है? अगर कोई उत्तरी अमेरिका में पला बढ़ा हो और कोई एशिया में, तो क्या उनकी प्यार की परिभाषा एक जैसी होगी? काफी हद तक समानता होती है। शोध ये दिखाता है कि चाहे उत्तरी अमेरिका की इंडिविजुअलिस्टिक संस्कृति हो या एशिया की कलेक्टिविस्टिक संस्कृति, भरोसा और सम्मान हमेशा सूची में सबसे ऊपर रहते हैं। हालांकि अलग-अलग देशों में कुछ सांस्कृतिक मसाले जरूर जुड़ जाते हैं। जैसे पिज्जा का बेस वही रहता है, बस टॉपिंग बदल जाती है। बिल्कुल। जैसे इंडोनेशिया में जब इसी विषय पर शोध हुआ, तो वहां के लोगों ने प्यार की उपश्रेणियों में तड़प या किसी के लिए लालायत रहने को भी एक बहुत अहम हिस्सा माना। अच्छा, यर्निंग। हाँ, यर्निंग। यह एक ऐसा पहलू है जो पश्चिमी देशों के शोध में उतना प्रमुख रूप से सामने नहीं आया था। यह दिखाता है कि कैसे समाज और संस्कृति उस कहानी में अपनी तरफ से कुछ नए अध्याय जोड़ देते हैं। अब इस पूरे विज्ञान को वास्तविक जीवन के परिदृश्य में रखते हैं। जब हमारी ये मनोवैज्ञानिक ढांचे, हमारी कहानियां और उम्मीदें असल जिंदगी की जमीन पर उतरती हैं, तो रिश्तों की उम्र कैसे तय होती है? डेटा के अनुसार रिश्ते टिकते कैसे हैं और टूटते क्यों हैं? देखिए, डेटा का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि जो लोग एरोस यानी पैशनेट और एगापे यानी निस्वार्थ सोच वाले होते हैं, वे अक्सर अपने रिश्तों में लंबे समय तक ज्यादा संतुष्ट पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि एक रिश्ता आखिर टूटता कब है? 1970 और 80 के दशक के सर्वे अलग ही तस्वीर पेश करते थे। उस समय के आंकड़ों में लोग अक्सर शादी तोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये बताते थे कि अब प्यार नहीं रहा या वो स्पार्क खत्म हो गया है। हाँ, ये स्पार्क खत्म हो जाना एक ऐसा जुमला है जो आज भी बहुत आम है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि अब रिश्ते में पहले जैसी बात या वो रोमांस नहीं रहा। लेकिन फेर का शोध इस धारणा को पूरी तरह से खारिज कर देता है। गहराई से किए गए शोध बताते हैं कि लोग पैशन या शारीरिक आकर्षण के कम होने को असल में रिश्ता तोड़ने की असली वजह नहीं मानते। अच्छा। जुनून का कम होना महज एक लक्षण हो सकता है, लेकिन वो जड़ नहीं है। तो फिर वो आखिरी तिनका क्या होता है जो रिश्ते की कमर तोड़ देता है? रिश्ता तब टूटता है जब दिमाग के उस मुख्य प्रोटोटाइप का उल्लंघन होता है, जो हमने शुरुआत में बात की थी, सेब वाला। एग्जैक्टली। हमने शुरुआत में बात की थी कि प्यार का असली सेब कंपेनियनेट लव है, यानी दोस्ती, भरोसा और सम्मान। राइट। जब किसी रिश्ते में भरोसा टूटता है, जब पार्टनर का सम्मान खो जाता है, या जब रिश्ते में ईमानदारी नहीं बचती, तब इंसान का दिमाग ये मान लेता है कि प्यार की बुनियादी शर्त ही खत्म हो गई है। जब उस बेस पर चोट लगती है, तब इंसान ये मान लेता है कि अब इस रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये ऐसा है कि पैशन या एरोस एक कार को स्टार्ट करने वाले स्पार्क प्लग की तरह है? बहुत दिलचस्प एनालॉजी है। मतलब वो शुरुआत में बहुत जरूरी है, उससे गाड़ी स्टार्ट होती है और एक रोमांचक आवाज आती है। लेकिन कंपेनियनेट लव, वो भरोसा, सम्मान और गहरी दोस्ती, वो उस इंजन ऑयल की तरह है जो कार के पुर्जों को घिसने और खराब होने से बचाता है। बिल्कुल। अगर स्पार्क थोड़ा कम भी हो जाए तो कार किसी तरह धक्का मारकर चल सकती है, लेकिन अगर इंजन ऑयल ही पूरी तरह खत्म हो जाए तो इंजन सीज हो जाता है। ये तुलना पूरे शोध का एक सटीक सारांश है। जब इंजन सीज होता है तो लोग बाहर से देखकर कहते हैं कि प्यार खत्म हो गया, जबकि मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाए तो असल में वहां से भरोसा और दोस्ती खत्म हुई होती है। ये गहरा विश्लेषण इस बात को पूरी तरह से साबित कर देता है कि प्यार कोई जादुई, बेतरतीब या रहस्यमयी भावना नहीं है। विज्ञान ने इसे डिकोड कर लिया है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक ढांचा है जहां भरोसा, ईमानदारी और देखभाल इसके मुख्य तत्व या प्रोटोटाइप हैं। बिल्कुल सही। इंसान की अवचेतन कहानियां और उसके सांस्कृतिक अनुभव ये तय करते हैं कि वो इस प्यार को किस तरह से जिएगा। और जेंडर के तमाम मिथकों के उलट, चाहे बात किसी भी व्यक्ति की हो, हर इंसान अंततः एक ही चीज ढूंढ रहा है, एक गहरा, शांतिपूर्ण और दोस्ती पर आधारित साथ। सही कहा आपने। किसी भी व्यक्ति के लिए जो इंसानी रिश्तों की उलझनों को समझने की कोशिश कर रहा है, ये ज्ञान एक बहुत बड़े शॉर्टकट की तरह है।
एकदम। ये विचार करने का एक मौका है कि क्या रिश्ते में दोनों लोग एक ही कहानी जी रहे हैं? क्या वे दोनों एक ही किताब के एक ही पन्ने पर हैं? क्योंकि अक्सर रिश्ते प्यार की कमी के कारण नहीं, बल्कि दिमाग के इन अलग अलग प्रोटोटाइप और ऑपरेटिंग सिस्टम के टकराने के कारण टूटते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस पूरे वैज्ञानिक ढांचे को समझने के बाद एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला सवाल दिमाग में आता है। वो क्या? अगर मनोविज्ञान डेटा और इंसान के खुद के दिमाग का प्रोटोटाइप ये चीख चीख कर कह रहा है कि असली प्यार का मतलब सिर्फ भरोसा, शांति और दोस्ती है, तो फिर हमारा समाज, हमारी फिल्में, गाने और पूरा पॉप कल्चर हमेशा जुनून, पागलपन और पैशन को ही प्यार का चरम रूप क्यों बताते हैं? ये सोचने वाली बात है। सुनने वालों के लिए ये विचार करने लायक है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये समाज जानबूझकर मानव मनोविज्ञान के खिलाफ जाकर लोगों के भीतर ऐसी चीजों की लालसा पैदा कर रहा है जो असल में एक लंबे और खुशहाल रिश्ते के लिए बनी ही नहीं है? क्या इंसान जानबूझकर उस धुंधले पानी में गोते लगा रहा है, जबकि सच्चाई को देखने वाली एक्सरे मशीन हमेशा से मौजूद थी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में लंबे समय तक विचार करने पर मजबूर करता है।